एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमिनियम मूवी रिलीज होने के बाद ये मूवी अपने साथ कई सारी हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस अपने साथ लाई है, जिसमें कई सारे साइड कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर अपने नए रोल में इस मूवी में इंट्रोड्यूस हुए और कैप्टन अमेरिका, हल्क और ह्यूमरस एंड कॉमिक्स के कई सारे न्यू कैरेक्टर का रेफरेंसेस हमें इस मूवी में मिला है। और इसी के साथ एंटमैन 3 एमसीयू का फीचर भी सेटअप करते हैं। और हाँ, इसमें स्पॉइलर होंगे तो ध्यान रखना, बाद में ये मत कहना कि मैंने स्पॉइलर अलर्ट नहीं दिया। तो एंटमैन क्वांटमिनियम के मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हिडन डिटेल्स मिल जाती है, जहां अब ऑफिशियली किंग मार्वल का हिस्सा है। हम मार्वल के स्टार्टिंग के इंट्रो में स्पॉट कर ही सकते हैं कि उसमें अब ह्यूमरस भी है, जिसको आपने और मैंने पहली बार लोकी सीरीज के एंड में देखा था। और आगे हम ये भी देखते हैं कि जेनेट ने एंटमैन 2 में क्वांटम रेल के बारे में झूठ बोला था। एंटमैन 2 में जब जेनेट क्वांटम रेल से बाहर आती है तब वो ये कहती है कि क्वांटम रेल में कोई नहीं था, वो अकेली वहां 30 सालों तक फंसी रही। लेकिन एंटमैन 3 आने के बाद हमें ये भी पता चल गया कि वो झूठ बोल रही थी। क्वांटम रेल में हर तरह के क्रिएचर है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे जीव जंतु भी क्वांटम रेल में है। जैसे पृथ्वी पे एक जीवन है, वैसे ही क्वांटम रेल में हर तरह का एक जीवन है, वहाँ भी सोसाइटी और लोग है। और जेनेट ने सबसे बड़ी ये बात छुपाई कि उसने एवेंजर को कैंग के बारे में नहीं बताया। जेनेट ने कैंग के साथ मिलकर काम किया, वो जानती थी कि कैंग क्या क्या कर सकता है, फिर भी उसने कैंग के बारे में किसी को नहीं बताया। वो एक तरह से सबको प्रोटेक्ट ही कर रही थी। और अगली डिटेल ये है कि एमसीयू के फेज 4 में हमें एंटमैन कहीं नहीं दिखाया गया था, इसलिए उसके रेफरेंसेस हमें वेब सीरीज और मूवी में दिखाए गए थे। जैसे कि होका के सीरीज के स्टीव रोजर्स के म्यूजिकल शो में और मिस मार्वल में पॉडकास्ट और ईस्टर एग के रेफरेंस के रूप में हमें एंटमैन दिखाया गया था। और हाल ही में वकांडा फॉरएवर में एक ईस्टर एग मिलता है, जिसमें स्कॉट के बुक के बारे में बातचीत होती है। और यही ईस्टर एग एंटमैन 3 में कंटिन्यू होता है, जहां एंटमैन 3 अपनी बुक लुक आउट फॉर द लिटिल गाय की स्टोरी बच्चों को सुनाता है कि कैसे उसने एवेंजर के साथ मिलकर आधी दुनिया को बचाया था। और इसी के साथ एंटमैन क्वांटमिनियम मूवी में कई सारे कॉल बैक्स है, जिसमें एक कॉल बैक्स ये भी है जहां एंटमैन की फर्स्ट मूवी में जब बॉस्किन रोबिन्स की आइसक्रीम की दुकान से स्कॉट को निकाल दिया जाता है, अब वही बॉस्किन रोबिन्स की आइसक्रीम की दुकान पे स्कॉट एक हस्ती बनकर जाता है। और आगे हम और एक न्यू ओल्ड कैरेक्टर को देखते हैं, रेंडल पार्कर, जो जिमू वू का रोल प्ले करते हैं, जिसको आपने और मैंने एंटमैन 2 में देखा था, जब सिविल वॉर होने के बाद एंटमैन के ऊपर नजर रखने के लिए इसको हायर किया था। और इसको आपने वांडा विजन के टीवी सीरीज में देखा होगा, जहाँ मारे रेम्बू के साथ मिलकर एक काम करते हैं। और अब आप इसको एंटमैन क्वांटमिनियम में भी देख सकते हो, जहाँ कुछ सेकंड के लिए एंटमैन के साथ जिमू भी कॉफी पीते हैं। और आपको एंटमैन की फर्स्ट मूवी याद ही होगी, जहाँ एक सीन आता है जब स्कॉट लैंग जेल से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। और यही सेम सीन हमें एंटमैन क्वांटमिनियम में भी देखने को मिलता है, जहाँ अब स्कॉट की जगह अब उसकी बेटी कैसी लैंग है। और ये दोनों ही सीन काफी ज्यादा सिमिलर है, और दोनों ही अच्छे काम के लिए जेल में गए थे। कैसी उन लोगों की मदद कर रही थी जो डस्ट होने के बाद जो अपने घर खो चुके हैं। और इसके बाद जब वो केसी को छुड़ा के घर पे ले जा रहे होते, तब उनके बीच वही फैमिली ड्रामा वाली कन्वर्सेशन होती है, जहाँ स्कॉट एक कहता है कि अब हमें नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। तब केसी स्कॉट के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि एक नॉर्मल लाइफ आप भूल ही जाओ, क्योंकि केसी जब 6 साल की थी तब एक बी वाले बंदे ने उसे मारने की कोशिश की थी, जो सीधा कॉल बैक था येलो जैकेट का, जो थोड़े ही टाइम के बाद उनको दर्शन देने वाला था। और जब फैमिली ड्रामा बढ़ने वाला होता है, तब होप गाना चलाने के लिए रेडियो चालू करती है, लेकिन वो म्यूजिक के बजाय स्कॉट की बुक लुक आउट फॉर द लिटिल गाय की पॉडकास्ट चालू कर देती, जिसमें स्कॉट एवेंजर एंड गेम का रेफरेंस देता है। वो बताता है कि कैसे टाइम ट्रैवल करने के टाइम पे उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, कैसे हल्क ने स्कॉट को बेबी स्कॉट में बदल दिया था। और आगे जब उनका फैमिली डिनर चल रहा होता है, तब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का भी कॉल बैक मिलता है, जहाँ कैसी ये कहती है कि आप वही हो ना जो कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए चले गए थे। तब स्कॉट एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर लड़ने के लिए गया था, कोई पागल ही होगा जो कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए जाएगा। और वो ये भी कहता है कि कोई भी कैप्टन अमेरिका से सच में फाइट नहीं कर रहा था। और इसके बाद की हिडन डिटेल मुझे तब मिली जब मैंने फिर से इस मूवी को देखा। जब मूवी की स्टार्टिंग में स्कॉट अपनी कहानी बता रहा होता है, तब स्कॉट एक बच्चे को हाई-फाई देता है। और अगर आप इस बच्चे वाले सीन को ध्यान से देखो तो उसने एंटमैन का बैकपैक रखा हुआ है, और ये बैकपैक और एंटमैन का पोस्टर एंटमैन की फर्स्ट मूवी के मार्केटिंग के लिए यूज किया गया था। और ये पहली बार नहीं है जब मार्वल ने ऐसे मार्केटिंग मूवी में की हो। और इसकी अगली वाली डिटेल में हमें थोर का भी रेफरेंस मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस मूवी का सबसे अच्छा रेफरेंस था। कैंग जब पहली बार स्कॉट से मिलता है, तब कैंग स्कॉट को कहता है कि उसने कई सारी टाइमलाइन में उसने कई सारे एवेंजर को कुत्ते की मौत मारा है, और तुम वो तो नहीं हो जिसके पास हैमर है। तब स्कॉट का मुंह देखने लायक था, क्योंकि कैंग ने एवेंजर को धोया ही धोया, लेकिन उसने थोर को भी कूट दिया, जिससे आप कैंग की ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हो। और आगे चले तो आपने एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी देखी है, तो आपने डेविड डेस्टर मिचेल के कर्ट के कैरेक्टर को देखा ही होगा, जो एंटमैन 3 में एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस हुए। उन्होंने क्वांटम रेल में एक क्रिएचर का वॉइस दिया है, जिसके पास होल नहीं होते। जिसने एंटमैन 3 देख ली वो तुरंत ही समझ गए होगी कि मैं कौन से क्रिएचर की बात कर रहा हूँ। फिर भी जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एंटमैन 3 में जब केसी और स्कॉट क्वांटम रेल में फंस जाएंगे, तब क्वांटम रेल के लोग स्कॉट और केसी को एक जूस पिलाएंगे, जिससे वो क्वांटम रेल के सारे लोग और जीव जंतु के साथ बातचीत कर सके और समझ सके। और उसी बीच हमें बिना होल वाला क्रिएचर भी देखने को मिलता है, जिसके ऊपर हमने इस हिडन डिटेल को रखा था। और इसके बाद क्वांटमिनियम में हमें मोरडॉक देखने को मिलता है, लेकिन हम कॉमिक्स वाले मोरडॉक को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे। कॉमिक्स का मोरडॉक एआई मशीन होता है, जो सिर्फ किलिंग के लिए बनाया
बनाया गया होता है। लेकिन क्वांटम रेल में मोर्डोक को एक अलग तरह से दिखाया गया है। जब एंटमैन की फर्स्ट मूवी में येलो जैकेट को मरा हुआ माना गया था, वो क्वांटम रेल में जिंदा निकला। येलो जैकेट की बॉडी सब एटॉमिक लेवल पे इतनी छोटी हो गई थी कि वो क्वांटम रेल में चला गया, जहाँ कैंग ने उसे बचा लिया और उसे एक मशीन में ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो बन गया मोर्डोक। एमसीयू की हर एक मूवी अपने समय के चक्र को दर्शाती है। जहां एंटमैन की फर्स्ट मूवी में स्कॉट की एंटमैन बनने की शुरुआत हैंक पिम के घर से चोरी या हिस्ट करने से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अतीत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इस बार भी स्कॉट को कैंग के लिए एक पावर सोर्स लाना है, जिससे कैंग अपने मल्टीवर्स ट्रैवल करने वाली शिप को चालू कर सके और कैंग क्वांटम रेल से बाहर निकल सके। और इस चीज से एक और बात मुझे नोटिस हुई कि जिस मूवी में स्कॉट होता है उसमें एक हिस्ट तो होती है। और इसकी बात की डिटेल इतनी भी खास नहीं है, लेकिन चलो आपको बता देता हूँ। तो आपने लोकी सीरीज को देखा ही होगा, जिसमें एक वर्ड यूज होता है वेरिएंट, जो सिर्फ अभी एमसीयू की लोकी सीरीज में यूज किया गया है। ये वर्ड एक स्पेसिफिक चीज के वर्जन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है और अब वेरिएंट वर्ड का यूज एंटमैन 3 में भी किया गया है। जहां एंटमैन 3 में कैंग अपने वेरिएंट के बारे में बता रहा होता है, तब कैंग वेरिएंट वर्ड का यूज करता है। और आगे जब कैंग जेनेट को टाइमलाइन और मल्टीवर्स के फ्लो के बारे में समझा रहा होता है, तब मुझे एक बात नोटिस हुई कि ऐसे रिंग वाले सीन पहले भी मैंने कहीं देखे हुए। बाद में मुझे याद आया कि यही सेम सीन हमें लोकी सीरीज के एंडिंग में भी देखने को मिला था, जब ही हू रिमेंस मल्टीवर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। लोकी सीरीज के एंडिंग में आप पूरी तरह से मल्टीवर्स टाइमलाइन को बिखरता हुआ आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो। और इसी तरह का सेम सीन हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने को मिला था, जहां अपना स्ट्रेंज मंत्र बुला स्पेल करता है, तब वो गोल पट्टी जैसा बनाता है जो टाइमलाइन और मल्टीवर्स को दर्शाता है। और इसलिए जब स्पेल में गड़बड़ी हो गई, तब सारे विलन स्पाइडरमैन को मारने के लिए आ गए। और अगली डिटेल के बारे में बात करें तो उसमें कैंग की टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स ट्रैवल करने वाली चेयर आती है। और अगर आपने एंटमैन 3 देख ली है तो आपको इस चेयर के बारे में पता ही होगा, और जो कॉमिक बुक फैंस है उन्होंने तो पहले इस चेयर को नोटिस कर लिया होगा। कॉमिक में भी कैंग के पास ऐसी चेयर होती है जो मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल कर सकती है। इस चेयर का फर्स्ट अपीयरेंस हमें कैंग की डेब्यूट कॉमिक फैंटास्टिक 4 इशू नंबर 90 और एवेंजर इशू नंबर 8 में भी हमें देखने को मिली थी। और एंटमैन 3 में भी कैंग की चेयर मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल कर सकती है, और यही चेयर कैंग को क्वांटम रेल से बाहर ले जा सकती थी, लेकिन एंटमैन के साथ कांड हो गया। और इसके बाद कैंग इनकर्जन के बारे में हिंट देता है, जहां वो जेनेट को समझा रहा था कि अगर हम क्वांटम रेल से बाहर नहीं निकले तो केओस और इनकर्जन होगी। और आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन को देख ही लिया होगा, जहां 2 अर्थ आपस में कोलाइड करके डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यही की प्लॉट 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक का था, और आगे जाके एवेंजर सीक्रेट वॉर भी आने वाली है। और इसके बाद कैसी लेंग भी मार्वल की सुपर हीरो बन चुकी है, जिसका अभी तक सुपर हीरो वाला ऑफिशियल नाम तो नहीं है, लेकिन उसे आगे जाके मिल जाएगा। और आगे हमें मिलता है इस मूवी का सबसे बड़ा मनी शॉट काउंसिल ऑफ कैंग, जिसे देखकर गूज़बम्प निकल आए थे। पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टार्टिंग में 3 मेन कैंग के वेरिएंट को दिखाया गया है, जिसमें एक रामाटट, इमोर्टल और स्कारलेट सेंचुरी ने तीनों तिगड़ी काउंसिल ऑफ कैंग के मेन मेंबर्स हो गए। और जो कॉमिक बुक फैंस हो गए उनको पता ही होगा कि ये सीन कॉमिक बुक से उठा के उसे रिक्रिएट किए गए हैं। काउंसिल ऑफ कैंग हमें पहली बार कॉमिक बुक एवेंजर इशू नंबर 292 में देखने को मिली थी, जिसमें मल्टीपल मल्टीवर्स के नथालियन रिचर्ड के सारे वेरिएंट को एक साथ बुला के काउंसिल ऑफ कैंग रखी गई थी, जिसमें अक्रॉस द मल्टीवर्स कैंग के सारे वेरिएंट को बुलाया गया था। और अब यही सारी चीजें एमसीयू में भी हो रही है। और आगे हम एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि कॉमिक बुक का सबसे शातिर कैंग का वेरिएंट विक्टर टैमली देखने को मिलता है, जो कॉमिक बुक में टाइम ट्रैवल करके वो 20th सेंचुरी में पीछे चला जाता है, और वो वहाँ एक पॉलिटिशियन के साथ साथ वो इन्वेटर भी बन जाता है। और वो कई सालों तक वहाँ छुपा रहा और उसको कोई भी सुपर हीरो पकड़ नहीं पाया। विक्टर टैमली कॉमिक बुक में कैंग का प्राइम वर्जन था, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो कितना शातिर होगा। और अब इसकी एंट्री एमसीयू में भी हो गई है, और उस एंड क्रेडिट सीन में हमें मोर्बियस और लोकी भी देखने को मिले, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लोकी सीरीज के एंड में हमने देखा कि कैंग ने टीवी पे टेक ओवर कर लिया है, और अब लोकी और मोर्बियस कैंग के वेरिएंट को एक एक करके ढूंढ रहे हैं। और अब उनको मिला है विक्टर टैमली, जिसने शायद टीवी पे कब्जा किया है, और वो कितना खतरनाक है वो आप लोकी और मोर्बियस के चेहरे देखकर ही समझ गए होंगे। और इसी के साथ अगर आप एंटमैन क्वांटमैनिया मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारी इस राइट वाली वीडियो को देखें, और अगर आप एमसीयू के टॉप 10 सुपर सोल्जर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस लेफ्ट वाली वीडियो को देखें। और जाते जाते आपके भाई की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने एंटमैन 3 मूवी देखी या नहीं देखी, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट में बताना।